हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपके साथ बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी का पहला पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके पहले अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, तो ये आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है। ज्योग्राफी आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पेपर होते हैं आपके। तो ये पहले पेपर का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कि प्राचीन काल में भारत का भूगोल। पुराने समय में हमारे भारत का भूगोल किस तरह से था, भूगोल के बारे में जानकारियां हमें कहाँ से मिलती थी और किस आधार पर हम भारत के भूगोल की बात करते हैं, उसको यहाँ पर स्पष्ट करना है इस चैप्टर में। तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से बात करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका, समझ लीजिए उसका एक ही क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर करता है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि प्राचीन भारत में भूगोल का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि पूरी तरह से बताइए किस तरह से पुराने समय में हमारे भारत का भूगोल विकसित हुआ। आप देख सकते हैं ये कितने सनों में पूछा गया क्वेश्चन है। 2007, 8, 9 में दीर्घ उत्तरीय में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसी को अथवा करके देखिए लिखा हुआ है कि भारत में वैदिक कालीन भूगोल की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। 2005, 7 और 15 में पूछा गया है। अथवा प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 2016 में पूछा गया है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना होगा आपको 200 शब्दों में, और जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ये आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी बीए थर्ड ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी है हमारी प्लेलिस्ट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है हमारे भारत की जो सभ्यता है अति प्राचीन है और आदिकाल से ही यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती रही है। हमेशा से भारत विश्व गुरु रहा है। तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ईसा से भी 4 से 5 हजार साल पूरे पहले की मानी जाती है। ईसा मसीह से भी 4 से 5 हजार साल पहले। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान का विवरण तो विभिन्न स्थलों की खुदाई से या तो सामग्री एवं तत्कालीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। संभवतः जो प्राचीन भारत में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए जिन्हें मूलतः भौगोलिक ग्रंथ कह दिया जाए। यानी कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया जिसको हम कह दें कि ये भूगोल के ऊपर लिखी गई किताब है। यहाँ आर्यों के आगमन के बाद धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। आर्य जब भारत में आए उसके बाद धार्मिक ग्रंथों की रचना होना शुरू हुआ, जिनके आधार पर भारत के भौगोलिक चिंतन के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। आर्यों का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम है ऋग्वेद, जो विश्व का भी सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इससे अनेक ऋषियों के अनुभव एवं चिंतन का विवरण मिलता है। प्राचीन भारत में ग्रंथों में खगोलीय भूगोल का अच्छा विवरण मिलता है। खगोलीय भूगोल में हम बात करें तो उसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और इससे रिलेटेड जो नक्षत्र होते हैं इसका हमें अच्छा खासा विवरण मिल जाता है। तो इन ग्रंथों में पृथ्वी के आयु की भी कल्पना की गई है कि पृथ्वी कब से बनी हुई है। इसके साथ साथ पृथ्वी के भौतिक भूगोल तथा पृथ्वी, वायुमंडल, सागर, महासागर, पवन, बादल, ऋतु परिवर्तन तथा प्राकृतिक भू भूद्रव्यों के जो वर्णन है वो हमें वेदों में मिल जाते हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में ज्वार भाटा एवं द्वीपों का भी विवरण मिलता है। अगर आप स्कंद पुराण उठा करके पढ़ते हैं तो भारत में 9 द्वीपों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि अगर हम विष्णु पुराण उठाते हैं तो उसमें 7 द्वीपों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में पर्वत का भी उल्लेख हमें कई जगह पर मिलता है। पर्वत, वन हो गए, प्राकृतिक सौंदर्य हो गया, नदी, झील का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ मानव की आर्थिक क्रियाओं, पथा, कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, वस्तु निर्माण, व्यापार और तमाम सारी जो मानवीय वस्तुओं का उल्लेख है ये सभी मिलता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर अगर हम बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में तो इसके भूगोल को कई आधारों 2 भागों में हम बांट सकते हैं मुख्य रूप से। अगर हम इसके बारे में चिंतन करते हैं तो कौन से 2 रूप हैं, नंबर 1 सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी जो है उसके बारे में, और दूसरा है आपका विशिष्ट जो स्पेशल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं।
नंबर एक क्या हो सकता है आपका? सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम किन चीज़ों को रखेंगे उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व एवं ब्रह्मांड का जो पूरा पूरा अध्ययन है उसको किया जा सकता है। उस समय ऐसे कोई ग्रंथ नहीं थे जिसके माध्यम से हम भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होता या हम उनके बारे में जान सकते। प्राचीन ऋषि मुनि ही ऐसे ज्ञान के आधार थे, अतः यह ज्ञान जन साधारण में प्रचलित नहीं था। यानी कि जो भी जानकारियाँ थी, जो भी ज्ञान थे, वो ऋषि मुनियों तक ही सीमित थे। वो जन साधारण में बुक के द्वारा या किसी थ्योरी के द्वारा या जिस तरह से आज टेलीविज़न, रेडियो, समाचार, इस तरह से तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो जो ज्ञान था भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत, वो ऋषि मुनियों तक ही सीमित था। लोग जो आम जनता थे उनको इस बारे में ज्ञान नहीं था। और क्या है इसके स्पेसिफिक पार्ट्स, इसके अलग अलग भाग कौन से हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वो है आपका विशिष्ट विज्ञान। स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत एक क्षेत्रीय भूगोल आता है, यानी कि एक विशेष क्षेत्र का भूगोल कि उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ किस आधार पर हैं। इसके क्षेत्र विशेष आसपास की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है वहाँ से सभी लोग अवगत होते हैं। मानव जल, थल, वायु, वनस्पति, पशु एवं मित्रों के प्रति सचेत था। भारतीय भौगोलिक ज्ञान को निम्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कुछ 5 जो मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम भारत की जो पौराणिक भूगोल है, भारत की जो पुरानी भूगोल है, उसको हम एक सांचे में ढाल सकते हैं, यानी कि एक रूप दे सकते हैं 5 भागों में बांट करके। वो कौन कौन से भाग हैं आप देख सकते हैं। नंबर 1 है आपका सिंधु सभ्यता काल। तो सिंधु का जो समय था उस समय कैसा था काल। दूसरा वैदिक काल, और तीसरी ये बात करते हैं तो महाकाव्य काल, और चौथा पौराणिक काल, और पांचवा बुद्ध का काल। तो इन 5 भागों में भारत के विशिष्ट भूगोल को बांटा गया है। तो एक एक पार्ट के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। तो चलिए पहला जो आपका पार्ट है सिंधु सभ्यता काल। तो सिंधु के जो सभ्यता काल है इसके बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता काल में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी हमें बहुत कम उपलब्ध थी। क्यों? क्योंकि उस समय इस काल में कोई भी ग्रंथ हमें रचना में नहीं मिलता था, यानी कि कोई भी ग्रंथ उस समय हमें इस तरह से उपलब्ध नहीं था जो हमें भौगोलिक ज्ञान के बारे में बताए। तो ये जो जानकारी मिली है वो हमें ज़मीन को खोद करके नीचे निकले नगरों, सामान, प्राचीन अवशेषों, उन सभी चीज़ों से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि ज़मीन की खुदाई के बाद जो चीज़ें हमें मिली हैं उन चीज़ों के आधार पर ही हमें सिंधु काल की जो सभ्यता है, उस समय की भौगोलिक परिस्थितियाँ, उसके बारे में हमें जानकारी मिला है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई से प्राप्त विभिन्न जो सामग्रियाँ मिली हैं, उनके जो भग्नावशेष थे, जो शेष चीज़ें मिली थी, भवन थे, उनके जो टूटे फूटे अंश हमें मिले थे, उस पर जो लिखी हुई लिपि थे उस काल के भौगोलिक ज्ञान के बारे में हमें जानकारी देती है। इन तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोगों को भूगोल के विभिन्न पक्षों की जानकारी थी। इस काल में नागरीय सभ्यता का विकास बहुत कम हुआ था और इस काल में निवासियों ने आर्थिक दृष्टि से कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, भवन निर्माण, नगर नियोजन, नौकायन एवं रसायन विद्या में पर्याप्त विकास कर लिया था। उस समय जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी के लोगों का जीवन काल था, तो उस समय कोई हमें ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसके आधार पर हम ये बात कर सके कि उस समय की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन जो हमें उस खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हैं उनके आधार पर हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट, सिंधु घाटी का काल। दूसरा है आपका वैदिक काल, जो कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक चला था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वैदिक काल एक टिप्पणी के रूप में जो 200 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। 2005 में पूछा गया है, 2007 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैदिक काल वह युग है जिस युग में 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। इसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जो वेद पुराण की रचना हुई इसी समय हुआ। विश्व के प्राचीन साहित्य में वेदों का स्थान सबसे ऊपर है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान। तो वस्तुतः जो आर्य ऋषियों ने प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों के अंतर्गत सुरक्षित रखा है। ज्ञान के प्रचार प्रसार का स्रोत भी वेदों को ही माना जाता है। तो ज्ञान का जो परिक्षेत्र है वो किसी काल या देश से संबंधित नहीं होता, बल्कि जो इसका क्षेत्र है वो असीमित होता है। इसलिए वेदों को अंततः सार्वभौमिक व शाश्वत कहा जाता है। वैदिक साहित्य में आचार्य कुल ने
वेद अध्ययन करने का लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने यहाँ प्रवेश करके या तो साहित्य रचनाएं की थी या पहले ज्ञान की रचनाओं को स्वयं याद किया, फिर धीरे धीरे इसको भाषा के रूप में उपलब्ध कराया लोगों को। इस काल के भौगोलिक ज्ञान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? वेद है, ब्राह्मण ज्ञान ग्रंथ है, आर्यक है, उपनिषद है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें उस काल के बारे में, उस काल की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो वेद जो है वो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं और ये 4 भागों में बटे हुए हैं, आपको पता ही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। इसकी ऋचाओं में पर्वत, नदियों और उस समय के तत्कालीन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हिमावंत एवं मुजावत नाम के 2 पर्वत मिलते हैं। नदियों में हम जब वेदों को देखते हैं तो नदियों में हमें कुछ महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं, जैसे कि सरस्वती, सरयू, सिंधु। इनको बड़ा ही प्रमुख स्थान मिला हुआ था उस समय। इसमें सृष्टि रचना, सूर्य की विशेषताएं, उसका प्रभाव, सौरमंडल एवं जीवों के विकास का उल्लेख मिलता है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो इसमें जंगली जीवों के विभिन्न वर्गों का भी उल्लेख हमें मिलता है। बादलों की उत्पत्ति कैसे हुई, हवाओं का चलना, वर्षा होना तथा हिमपात आदि, इन सारी चीज़ों का हमें उल्लेख वेदों के अंतर्गत मिलता है। और उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो वेद जो वैदिक काल है मेन रूप से ये थोड़ा सा विकसित काल है सिंधु घाटी की अपेक्षा, क्योंकि इस समय रचनाएं होनी शुरू हो गई थी और जो ज्ञान था वो सीमित लोगों से उठ करके आम जो जनता थी उन तक पहुंचा था किताबों के थ्रू। तो इस तरह से ये जो काल रहा ये थोड़ा सा विकसित काल रहा। अब इसके बाद के जो काल है, इसके बाद की जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ऋग्वेद में हमें वायुमंडल का भी उल्लेख मिलता है। हम जब ऋग्वेद को उलटते हैं तो उसमें वायुमंडल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें उत्तमा, परमा और तृतीय नाम की वायुमंडलीय परतें बनाई जाती हैं, जिसमें मानव के विभिन्न उद्गमों तथा कृषि, पशुपालन, सिंचाई एवं धातु उद्योग के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में ब्रह्मांड विज्ञान की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। ब्रह्मांड का जो विज्ञान है, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें हमें भौगोलिक ज्ञान सर्वाधिक मिलता है अथर्ववेद में। इसमें विश्वोत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का विज्ञान, पर्याप्त ज्ञान इसके बारे में हमें मिलता है। इसमें पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध हैं, भू आकृतिकी है, स्थल आकृतिकी है, पर्वत, नदियां, जलवायु एवं ऋतु विज्ञान, वनस्पति वर्ग, जंतु वर्ग, खनिज, पशुपालन, कृषि उत्पाद, व्यवसाय, हिमांत, मुजवंत, परिवहन मार्गों एवं राजनीतिक प्रदेशों का वर्णन मिलता है। इस वेद में हमें 2 मुख्य पर्वतों का नाम सामने आता है, वो कौन से हैं? हिमावंत और मुजवंत। इसके अतिरिक्त अगर हम पर्वत की बात करें तो महामेरु पर्वत का नाम भी उल्लेख में आता है। उस समय के लोगों को पृथ्वी के दैनिक गति की भी जानकारी थी। उन्हें पता था कि सूर्य एक वर्ष में 12 तारा समूह से गुजरता है। उन्हें सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की भी जानकारी थी, यानी कि उस समय इतना विकसित था विज्ञान कि हमें इन चीज़ों के बारे में उस समय भी पता था। यजुर्वेद में ट्रिका कुंभ पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त भूकंप, नदियों की बाढ़ें, खाद्य उत्पादन, चावल, गेहूं, गन्ना आदि का भी विशेष उल्लेख मिलता है। ब्रह्मांड ग्रंथ, संहिता तथा उपनिवेशों में उपनिषद जो है उसमें भी भौगोलिक ज्ञान से की हमें प्राप्ति होती है। सतपथ ब्रह्मांड में हिम, जल, प्लाव का वर्णन मिलता है। इसमें पश्चिम से बहने वाली 7 नदियों का वर्णन मिला है। बृहद उपनिषद में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली 7 नदियों का वर्णन है। इनकी प्रमुख नदी को वर्णवती कहा जाता है। तैत्तिरीय अरण्यक में मेनका तथा क्रोच तथा 2 अन्य पर्वतों का भी हमें वर्णन मिलता है, जो संभवतः वर्तमान विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत है। जो इस समय हमारा जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, शायद संभवतः वो वही पर्वत है। इनमें विभिन्न वृक्षों एवं पशुओं का वही हमें वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड ग्रंथों में काशी कोशन, विदेह, मगध, पुंडरा, वंगा, मत्स्य, सावान, पुलिंद, विदर्भ और आंध्र राज्यों का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त कलिंग, आवृत्ति तथा सौराष्ट्र का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो ये रहा बेसिकली आपका वैदिक काल, जिसमें हमें बड़ी जानकारी मिली। वैदिक काल एक क्रांतिकारी काल रहा हमारे समाज के लिए, हमारे
जो सभ्यता थी उसमें बड़ा ही विकास आया। क्यों? क्योंकि इस समय पुस्तकों का विकास हो गया था। जो बड़े लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, वे अपने विचारों को पुस्तकों के थ्रू लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिए थे। लोगों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गई थी, अपने ब्रह्मांड के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, चांद तारे सूरज हैं, इनके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गया था। तो इस लिहाज से, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही क्रांतिकारी पल था। तो अगर हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो आपका पॉइंट है जिसके आधार पर विशिष्ट जो आपकी ज्योग्राफी है उसको जान सकते हैं, वो है महाकाव्य काल। आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े दो महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं। ये महाकाव्य काल शुरू होता है 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये महाकाव्य काल चलता है। कहाँ से कहाँ तक? याद रखिएगा, 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक महाकाव्य काल चला था। इस काल में प्रमुख ग्रंथ वाल्मीकि का रामायण और महाभारत जो हुआ था वो है। जो रामायण का काल माना जाता है वो 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक रामायण काल माना जाता है। और महाभारत काल 400 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बीसी मीन्स आप जान लीजिए बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पहले। इसको ईसा पूर्व भी कहा जा सकता है। तो ये दो थे, रामायण का समय काल और महाभारत का समय काल। तो रामायण और महाभारत ग्रंथ भारतीय संस्कृति एवं समाज में आज भी प्राण स्फूर्ति करने वाले ग्रंथ हैं, यानी कि लोगों में, हमारे समाज में प्राण डालने वाले ये दो ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यद्यपि वर्तमान में तुलसी कृति रामचरितमानस का विशेष महत्व है, यानी कि तुलसीदास जी ने जो लेटेस्ट में लिखा हुआ है 1500 ईस्वी में रामचरितमानस, उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है, उसका महत्व बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी में लिखा है और भारत, हिंदुस्तान हिंदू धरती है, हिंदी भाषा जान करने वाली है, इसलिए जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है उसकी थोड़ी सी महत्व बढ़ गया है। उन्होंने ट्रांसलेट किया है, जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा था उसको हिंदी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया, वो संस्कृत में था, हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया, इस कारण से रामचरितमानस का महत्व बढ़ गया है। किंतु जो मूल रामायण वाल्मीकि द्वारा ही रचित है, इसका रचना काल महाभारत से पूर्व का था। यह दोनों ही महान धार्मिक ग्रंथ अधिकांश पुराणों से लिखे गए हैं। तो रामायण की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि हुआ था, यह रामायण काल की शुरुआत जो इस समय भौगोलिक ज्ञान थे वो 3000 बीसी से, यानी कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में कि रामायण का भौगोलिक काल बताइए, यह आपसे डीडीयू में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर मिश्र थे, इनके अनुसार 3000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी के मध्य रामायण का काल माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में महाराज सुग्रीव द्वारा सीता की खोज में भेजे गए खोजी दल से तत्कालीन विश्व का मानचित्र उभर करके सामने आया है। ये दल पश्चिम में रक्त सागर और उत्तर दिशा में जो इन्होंने भेजा था, वो दल जिस रास्ते से गया उस आधार पर अगर हम आज का विश्व का मानचित्र देखते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है। वो अस्पष्टता क्या है, हम चलते हैं अगले पेज पर, वहां हम देखते हैं किस तरह से स्पष्ट होता है। और उत्तर दिशा में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में यवद्वीप यानी कि जुजाव है, सुवर्ण मत्रिका यानी कि सुमात्रा, तथा दक्षिण में सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका तक इनको भेजा गया था। तो इस आधार पर हमें जो आज का भारत का नक्शा हम देखते हैं तो उस आधार पर हम जान पाते हैं कि किस तरह से भेजे थे इनको। तो रामायण में अनेक पर्वत श्रृंखलाओं, वन क्षेत्रों, नदियों, पठारों, मैदानों तथा प्रदेशों का वर्णन हमें मिलता है जो हम रामायण को खोल करके देखते हैं। इसमें सामाजिक व्यवस्था किस तरह से थी, जाति प्रथा, विभिन्न मानव समुदायों का भी हमें वर्णन मिलता है, जिस आधार पर वहाँ के उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हम जान सकते हैं। उस समय भारत का अधिकांश क्षेत्र जनसंख्या विहीन थे, यानी कि जनसंख्या उस समय भारत की कम थी, जो जंगलों से ढके थे। इन जंगलों में वर्वर एवं हिंसक जातियां निवास करती थी। रामायण के द्वारा विभिन्न भौगोलिक उपदेशों का ज्ञान होता है, जैसे कि दंडकारण्य, पंचवटी, चित्रकूट, ऋषिमुख पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त आदि क्षेत्र उसमें निहित थे, जो जब राम जी को वनवास भेजा गया था तो उन्होंने जिन जिन जगहों की, जिन जिन स्थानों पर उन्होंने यात्रा किया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जो हम रामायण खोल करके देखते हैं। तत्कालीन नदियों में गंगा, यमुना, तमसा, मंदाकिनी, गोदावरी आदि का ज्ञान होता है। तो रामायण के अध्ययन से अनेक प्राकृतिक तत्वों तथा जलवायु का
और उस समय की ऋतुएं, वनस्पति और उसके गुणों के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो इस आधार पर रामायण काल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, जिसके आधार पर उस समय जब 3000 से 2000 बीसी के बीच की किस तरह से जलवायु, किस तरह से वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ किस तरह रही, वो हमें रामायण काल से ज्ञात होता है। इसके बाद जो आपका महाभारत काल है, तो महाभारत में जो भौगोलिक का ज्ञान हुआ वो 4000 बीसी से लेकर के 300 एडी तक, यानी कि 400 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक के बारे में उसमें महाभारत काल का उल्लेख आता है। तो महाभारत नामक जो महाकाव्य है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के समय के में रचा गया था। इसमें वर्णित जो भौगोलिक ज्ञान है वो अपूर्व है, उसके तरह से कोई ज्ञान नहीं है। इसमें वर्णित भौगोलिक ज्ञान वेदों से मेल खाता है। इसमें जो विभिन्न राज्यों, स्थानों, नदियों, पर्वतों तथा वनों का विस्तृत विवरण मिलता है वो महाभारत में मेरु पर्वत को विश्व का केंद्र बताया गया। इसके उत्तर पूर्व में कुरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम में भद्वा वर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में कोतुमाला प्रदेश स्थित बताए गए। इसके उत्तर और दक्षिण में 3 पर्वत मालाएं बताई गई। उत्तर में नील पर्वत, श्वेत एवं श्रृंगावन तथा दक्षिण में निषाद, कैलाश तथा हिमालय पर्वतों को बताया गया। तो महाभारत काल में पृथ्वी को गोलाकार तस्करी की भांति बताया गया, यानी कि जब हमें वैज्ञानिकों के द्वारा भी बताया नहीं गया था कि पृथ्वी हमारी गोल है, वृत्ताकार है, तो उस समय महाभारत काल में इसको एक तस्करी की तरह से गोलाकार माना जा रहा था। तो जम्बू द्वीप को पृथ्वी की मध्य के में बताया गया। इसके मध्य में मेरु पर्वत बताया गया। पृथ्वी के उत्तरी सिरे पर दुग्ध सागर तथा दक्षिणी सिरे पर खारा सागर बताया गया, यानी कि जो पृथ्वी का हमारा उत्तरी सिरा है वहाँ का जो सागर का पानी है वो मीठा है, और जो दक्षिणी सिरा है उस सागर का पानी